अध्याय 61। बड़ों के विचार। ये लोग बहुत शोर मचाते हैं। ओलिवर उनकी मूर्खता पर अवाक रह गया। उनकी जुबान तेज थी और वे ताकतवर लोगों के जूते चाटना पसंद करते थे। पोत परिवारों के बच्चों से आप कुछ ऐसी ही उम्मीद करेंगे। ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें दोषी ठहराया, वे बच्चे थे और उनका पालन पोषण इसी तरह से हुआ था। वे कैसे जान सकते थे कि क्या सही था और क्या गलत। यह उनके माता पिता की गलती थी कि उन्होंने उन्हें ऐसे पाला। वैसे भी अगर वे उसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो वह उन्हें सबक सिखा देगा। देखो, बुजुर्ग यहाँ हैं। ओलिवर ने देखा और एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति घटनास्थल पर आया। उसकी पीठ सीधी और निगाहें तेज थीं। उनकी आभा शक्तिशाली और डराने वाली थी। वास्तव में मिस्टिक पर्च कबीले के बुजुर्ग होने की योग्य थी। उन्होंने बुजुर्गों की वास्तविक शक्तियों को गहराई से देखने के लिए अवचेतन रूप से कॉस्मिक वर्ड गेज का उपयोग किया और तुरंत एक मजबूत और उज्ज्वल प्रकाश से मुलाकात की। उसने आंखें मूंद लीं। बुजुर्ग में जो एस्पेरा था वह बहुत बड़ा था। वह दिशा की ओर नजरें झुकाए बिना नहीं रह सका। हालांकि यह अभी भी जेन्ना के एस्पेरा जितना मजबूत नहीं था, एक करीबी शॉट से नहीं। उसका एस्पेरा एक पर्वत के समान था। वह इतना उज्ज्वल और शक्तिशाली था कि वह अंधा हुए बिना उस दिशा में देख भी नहीं सकता था। बड़े ने भौहें चढ़ा ली। जैसे ही वह पहुंचा, उसे किसी कारण से बहुत अप्रिय असुविधा महसूस हुई। वह छोटे बच्चों को आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए नहीं देख सका, हालांकि वह अचानक हुई अनुभूति को समझ नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे गहराई से देख रहा हो, मानो उसके रहस्यों को जान रहा हो। पहले तो उसने इस भावना को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह किसी भी असामान्यता को महसूस करने में असमर्थ था और उसने अपने सामने इकट्ठे हुए बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। आज एक शुभ दिन था और उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के परिणामस्वरूप भारी सजा मिलेगी। यहाँ तक कि मिस नादिया भी दानव शिकार में भाग लेने के लिए उपस्थित थी। प्रणाम बुजुर्ग। बहुत से बच्चों ने तुरंत सिर झुका लिया। ओझाओं और राक्षसों की इस दुनिया में ये बुजुर्ग एक शक्ति केंद्र था, यहाँ तक कि उनके परिवार के मुखिया भी उनका अनादर करने का साहस नहीं करेंगे। बच्चों की आज्ञाकारिता देखकर बड़े संतुष्ट हुए और सिर हिलाया। अपना सिर उठाओ, तुम वह गौरवान्वित प्रतिभा हो जिसे कबीले ने आगे बढ़ाया है। अपनी योग्यता दिखाओ और हमें गौरवान्वित करो। उन्होंने कुछ प्रशंसात्मक शब्द कहे। समूह को देखते हुए मुख्य परिवार के उत्तराधिकारी अन्य लोगों की तरह उनके सामने नहीं झुके। उसकी निगाहें सिकुड़ गईं जब उसने सफेद बालों और खूबसूरत मणि जैसी आंखों वाले एक लड़के को देखा, जो नादिया से काफी मिलता जुलता था। बेशक वह ओलिवर के बारे में जानता था। एक कबीले के बुजुर्ग के रूप में वह भविष्य की खातिर प्रत्येक उत्तराधिकारी के बारे में ठीक से जानने के लिए जिम्मेदार था। अप्रत्याशित रूप से पितृसत्ता के वंश में एक बर्बादी का भी जन्म हुआ जिसने उन्हें और अन्य लोगों को काफी चौंका दिया, लेकिन नादिया की गहरी उपाधि और विशाल प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक उन्हें किसी बहुत खास व्यक्ति ने राक्षस शिकार के लिए उसे भी आमंत्रित करने के लिए कहा। ये भ्रमित करने वाला था और वे सभी उस इकाई के आदेश से काफी आश्चर्यचकित थे। बेशक उन्होंने मना नहीं किया और तुरंत नौकरों को भी उन्हें सूचित करने दिया। इस बीच उन्होंने सक्षम लोगों को एक और काम पर लगा दिया, ओलिवर के जन्म के बाद से उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा करना। इस बारे में जानकारी कि वह हाल ही में क्या गतिविधियां कर रहा था, वह किस प्रकार के नाटकों में शामिल था और वह अपने साथ कौन से रहस्य लेकर जा रहा था। जिस विशेष इकाई ने उन्हें आदेश दिया था वह स्वयं कबीले संरक्षक थी। कबीले का संरक्षक अचानक अज्ञात कम प्रोफाइल वाले लड़के में दिलचस्पी क्यों दिखाएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि वह अकेले ही कुल की परंपरा को कायम रखना चाहती हो। उन्होंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यदि वे इतने ही नादान होते तो इस समय शीर्ष 5 कुलों के सदस्य न होते। उन्होंने अभिभावक से पूछताछ की लेकिन उसने अपनी योजना या कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। निश्चित रूप से कुछ पकाया जा रहा था। जांच के नतीजे आने के बाद वे इस बारे में आश्वस्त हो गए। लड़का ओलिवर, वह हर दिन बदल रहा था। नियमित रूप से कबीले बाजार का दौरा करता था, नियमित रूप से कई अजीब चीजें खरीदता था।
रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्होंने अलग अलग लोहारों से कई तरह के हथियार खरीदे थे। इसके अलावा उन्होंने कई मार्शल आर्ट तकनीक भी खरीदी थी और नौकरानियों से ये स्पष्ट था कि वह हर दिन अपने आंगन में भी प्रशिक्षण ले रहा था। इससे उन्हें बिंदुओं को जोड़ने में देर नहीं लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शारीरिक ओझा बनने की राह पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हर कोई जानता था कि वे इस बात से सहमत होना चाहते थे या नहीं कि भौतिक ओझा हमेशा आध्यात्मिक या एस्पेरा ओझाओं से कमतर होंगे। बेशक भौतिक पथ पर कई महान ओझा थे, लेकिन उस पथ पर चलने वाले प्रत्येक ओझा के पास उस जैसा बनने की प्रतिभा या समर्पण नहीं था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एस्पेरा ओझा भी उस रास्ते पर प्रशिक्षण ले सकते हैं और उस पहलू में दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में उन्हें लगा कि यह तब तक ठीक है जब तक ओलिवर भविष्य में खुद को कबीले के लिए अधिक उपयोगी साबित करने में सक्षम है। ओलिवर की खाली अभिव्यक्ति को देखकर बुजुर्ग निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसे कोई सम्मान नहीं मिला, उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि ओलिवर के पास एक ओझा के लायक उचित रवैया नहीं था। ये देखा जा सकता है कि उनकी राय पक्षपातपूर्ण थी। जब अन्य मुख्य उत्तराधिकारियों ने झुकने से इनकार कर दिया तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन जब ओलिवर अपने विचारों में खोया हुआ था तो वह विशेष रूप से आलोचनात्मक थे। ओलिवर स्वयं उस बुजुर्ग की मानसिक स्थिति से अवगत नहीं था और अगर उसे इसके बारे में पता भी होता तो भी उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। आप एक बुजुर्ग थे, लेकिन आपके किन कार्यों के कारण आपको एक बुजुर्ग के रूप में स्वीकार करना पड़ा? शक्ति जरूर, लेकिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति जो सच्चा सम्मान होता है वह ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या जब उन्हें कबीले ने अलग थलग कर दिया था तब क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन किया था? जब उसे जरूरत पड़ी तो क्या उसने उसे कोई संसाधन मुहैया कराया? जब वह सुधार करना चाहता था तो क्या उसने कबीले से संबंधित कोई तकनीक प्रदान की? कबीले संरक्षक द्वारा उसकी भागीदारी की घोषणा करने से पहले क्या उन्होंने उसके विकास की परवाह की थी? नहीं, तो उसके पास बड़ों की राय या प्रतिष्ठा की परवाह न करने के सभी कारण थे। कहानी खत्म। अलविदा।